नमस्कार, मैं एम.के. झा, हिस्ट्री लेक्चरर झारखंड, एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम.के. झा में स्वागत करता हूं। जैसा आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे और थंबनेल पर भी देख चुके हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के सबसे महानतम सम्राटों में से एक सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक जो न सिर्फ मौर्य साम्राज्य के एक महान शासक थे, बल्कि इन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी एक अलग पहचान रखी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि सम्राट अशोक किस प्रकार भारतीय इतिहास के सबसे महानतम शासक के रूप में अपना स्थान रखते हैं। तो चलिए सीधा हम लोग वीडियो पर आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर आप लोगों के साथ साझा करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जिसको आज हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि मौर्य सम्राट अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। लेकिन आपको बहुत जगह अलग अलग फैक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। कहीं पे ऑप्शन में आपको मिलेगा 269 बीसी भी। तो याद रखना है कि 273 ईसा पूर्व में वो जरूर सत्ता में आए थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर उनका जो शासनकाल शुरू होता है, याद रखना है 269 बीसी में, क्योंकि इस बीच जो लगभग 4 साल का टाइम पीरियड है वो आंतरिक संघर्ष का शासन टाइम था और इसके अंतर्गत सम्राट अशोक ने अपनी स्थिति को मजबूत किया और उनके जो भी प्रतिद्वंदी भाई थे उनको एक प्रकार से कह सकते हो दमन करने के लिए कार्यरत हुए। तो इसीलिए ये जो टाइमिंग था ये बहुत ही क्रूशियल टाइम था मौर्यन एज का, क्योंकि इस समय शासन के लिए लगातार संघर्ष हुआ जिसमें अंततः सम्राट अशोक विजयी हुए और 269 ईसा पूर्व में ही वो वास्तविक रूप से मगध की गद्दी पर स्थापित हो पाए। हालांकि 273 ईसा पूर्व में ही वो राजा बन गए थे। 4 साल तक उन्होंने संघर्ष किया, इसीलिए मैंने कहा कि यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है और इसको एकदम से याद रखिएगा आप लोग। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अशोक शब्द का अर्थ क्या होता है। याद रखना है, अशोक शब्द का अर्थ होता है शोक के बिना या शोक रहित, औस जोड़ शोक। तो जिसको किसी भी प्रकार का दुख ना हो, किसी भी प्रकार का शोक ना हो, वही व्यक्ति अशोक है। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला हमारा फैक्ट है कि अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के जो मुख्य स्रोत हमारे पास हैं वो बौद्ध ग्रंथ है ना। शुरुआती जीवन के बारे में जो जानकारी के एकमात्र हमारे पास या महत्वपूर्ण स्रोत आप कह सकते हो वो बौद्ध ग्रंथ ही है, क्योंकि अशोक के शासन काल से हमारे पास अशोक के अभिलेख है। अशोक के जहां से शासन काल की शुरुआत होती है खासकर 269 बीसी से, यहाँ से तो हमारे पास अशोक के अभिलेख है जिनमें अशोक के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी मिल जाती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि 269 ईसा पूर्व से पहले अशोक किस प्रकार का था, उनका जीवन किस प्रकार का था, उनका बचपन किस प्रकार से बीता, उनकी माँ कौन थी, तो ये सारे जो जानकारियां हैं उसके सबसे प्रमुख स्रोत बौद्ध ग्रंथ ही है। बौद्ध ग्रंथों में ही हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं, अशोक के जन्म के बारे में। तो याद रखना है अशोक का जन्म 304 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ था, है ना। कहां पर जन्म हुआ था उनका? तो पाटलिपुत्र में। अशोक के पिता हम सबको पता है, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था जो मुगल साम्राज्य के दूसरे महत्वपूर्ण शासक थे। सम्राट अशोक उन्हीं के उत्तराधिकारी हुए तीसरे शासक थे। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सुभद्रांगी कौन था? तो ये अशोक की माता थी। अगला है अशोकावदान के अनुसार। याद रखना है
चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। कौन? सुभद्रांगी, है ना। सुभद्रांगी जो थी वो चंपा, जो कि अंग साम्राज्य या कह सकते हो अंग महाजनपद की उस समय राजधानी हुआ करती थी, तो की एक प्रकार से कह सकते हो ब्राह्मण की एक पुत्री थी और आजीवक मतानुयायी थी, यानी आजीवक संप्रदाय को वो फॉलो करती थी। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सुभद्रांगी के अन्य नाम धम्मा और जनपद कल्याणी भी मिलते हैं, है ना। अशोक की जो माता थी सुभद्रांगी, उनका एक नाम धम्मा भी था, ये याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि उनकी माता का एक और नाम था जनपद कल्याणी। जनपद यानी कि राज्य, राज्य का कल्याण करने वाली। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला है महावंश में। महावंश एक महत्वपूर्ण सिंहली साहित्य है और इसके अंतर्गत आप कहते हो एक महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य है, श्रीलंकाई बौद्ध साहित्य है, जिसमें बिंदुसार की 16 पत्नी और 101 पुत्रों का उल्लेख हम लोगों को मिलता है। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है ना। अलग अलग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जिस कैटेगरी में हम पढ़ा रहे हैं, जिस स्टाइल से आपको बतला रहे हैं, इस तरह की लाइनिंग डायरेक्ट आप देखोगे कि नेट जेआरएफ का अगर एग्जामिनेशन आप देने जाते हो या यूपीएससी पीसीएस के एग्जामिनेशन देने जाते हो, तो सही गलत के फॉर्म में इस तरह से प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो जो भी हम आपको बता रहे हैं वो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है। सभी फैक्ट को मैंने चुन चुन करके यहाँ पे रखा है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसको आप जरूर से जरूर समझिए, जानिए, है ना। और एक बार फिर से हम कहेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपकी तैयारी को एक अलग कह सकते हो आयाम देगा। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि आपने बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म को चुना है अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। आगे हम लोग अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला है बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अनधिकृत रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसा कि मैंने कहा कि 273 बीसी में, है ना, अशोक सिंहासनारूढ़ होता है। और ये जो पीरियड था ये संघर्ष का काल था, है ना। एक्चुअली बिंदुसार जो अशोक के पिताजी थे और मौर्य साम्राज्य के दूसरे महत्वपूर्ण शासक थे, वो अपने बड़े पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाह रहे थे, लेकिन सम्राट अशोक और साथ ही साथ जो बिंदुसार की पूरी मंत्री परिषद थी, उन्होंने सुसीम का विरोध किया और अशोक को राजा के लिए प्रपोज किया और इस तरह से अशोक शासक बनता है ना। तो इसीलिए जो बौद्ध साक्ष्य हैं वो अशोक के बारे में कहते हैं कि नियमतः तो सुसीम को शासक बनना चाहिए था, लेकिन उनके सत्ता को अशोक ने कब्जा कर लिया। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगली अनुश्रुति से हमारा तात्पर्य है महावंश, बौद्ध और दीपवंश जैसे ग्रंथ या और भी जो ग्रंथ हैं जो सिंगली साहित्य के अंतर्गत आते हैं, है ना, के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर शासन प्राप्त किया था, है ना। अशोक शुरुआत में क्रूर शासक के रूप में जाने जाते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। और उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की और सत्ता में आए, ऐसा कौन कह रहा है? सिंगली अनुश्रुति। जबकि मैंने पिछले फैक्ट में आपको बताया, अगर आपको ध्यान में हो, देखिए यहाँ पे सॉरी इसमें महावंश, है ना, इसी में यह भी बताया गया है कि बिंदुसार को 101 पुत्र का उल्लेख मिलता है ना। बिंदुसार के कुल 101 बेटे थे और इसमें से 99 भाई का हत्या कर दिया और वो शासन प्राप्त किया था, है ना। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। तारानाथ बहुत इंपॉर्टेंट इतिहासकार हुए हैं, एक जाने माने बौद्ध विद्वान रहे हैं, कह सकते हो। और इन्होंने अशोक तारानाथ ऐसा बताते हैं, याद रखिएगा, कि अशोक ने 6 भाइयों की हत्या कर शासन को प्राप्त किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको भी आप याद रखिएगा, है ना। तारानाथ के अनुसार, है ना, सिर्फ तारानाथ ऐसा कहते हैं कि 6 भाइयों की हत्या करके उन्होंने शासन प्राप्त किया था, जबकि सिंगली अनुश्रुति क्या कह रहा है कि ये 99 भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था, है ना। तो अलग अलग इंफॉर्मेशन है,
इसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी है, बट आपको जो फैक्ट है उस पर चलना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में फैक्ट पूछे जाते हैं ना। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। कह रहा है दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन उनकी मंत्री परिषद अशोक के पक्ष में था, है ना। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बिंदुसार चाह रहा था कि उसका बड़ा बेटा सत्ता में आए, जो सुसीम था, लेकिन अशोक ने उसका विरोध किया और अशोक ने सत्ता हथिया ली, सत्ता को प्राप्त कर लिया। और इसमें उसका सहयोग किसने दिया? बिंदुसार के मंत्री परिषद ने, है ना। अगला है राधागुप्त, जो कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य का उत्तराधिकारी हुआ, अगला प्रधानमंत्री हुआ, ने भी अशोक का पक्ष लिया, जिसे अशोक ने शासक बनने पर अपना प्रधानमंत्री बनाया। तो राधागुप्त, इनका नाम हम लोगों को मिलता है, यह चाणक्य के उत्तराधिकारी हुए हैं। बिंदुसार के समय में भी याद रखिएगा राधागुप्त ही प्रधानमंत्री थे और अशोक ने भी राधागुप्त को ही अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। शासक बनने से पूर्व अशोक उज्जैनी का गवर्नर था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि जब अशोक पहली बार शासक बने, तो शासक बनने से ठीक पहले अशोक उज्जैनी, है ना, यहाँ का गवर्नर था। अगला है अशोक का सिंहासनारोहण कब हुआ? 273 ईसा पूर्व। ये तो मैंने शुरुआत में ही बताया, लेकिन वास्तविक रूप से वो सत्ता में कब आए? 269 ईसा पूर्व में, सॉरी 269 बीसी में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 273 से 69, ये जो पीरियड है, 273 में वो राजा बने, लेकिन 269 बीसी में वो आप कह सकते हो संघर्ष करते रहे, और वास्तविक रूप से सत्ता 269 बीसी में उनके अधीन है। तो 273 से 269 ईसा पूर्व का 4 वर्ष का काल सत्ता संघर्ष का काल था। और इसीलिए आप देखोगे कि अशोक का विधिवत राज्याभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक पहली बार राजा कब बना? 273 में, लेकिन विधिवत रूप से जो उनका राज्याभिषेक हुआ वो 269 बीसी में हुआ, है ना। पहली बार वो राजा बनते हैं 273 बीसी में, और विधिवत रूप से वो उनका राज्याभिषेक होता है 269 बीसी में। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। विष्णु पुराण में याद रखिएगा अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है ना। विष्णु पुराण एक महत्वपूर्ण पुराण है, और इसमें सम्राट अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। मास्की के लघु शिलालेख संख्या 1, याद रखिएगा कौन? मास्की का लघु शिलालेख संख्या 1, और इसमें अशोक का नाम बुद्ध शाक्य मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद रखिएगा, है ना, कि अशोक का नाम बुद्ध शाक्य किस शिलालेख या किस अभिलेख में मिलता है? तो बुद्ध शाक्य मिलता है मास्की के लघु शिलालेख संख्या 1 में। अगला है गुड़रिया या बुधनी, जो मध्य प्रदेश में है, में अशोक को, है ना, गुड़रिया आप याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण, यहाँ पे भी हम लोगों को अशोक का शिलालेख मिला है। और इस शिलालेख में अशोक को किस नाम से पुकारा गया है? महाराजकुमार। पनगुड़रिया जो बुधनी मध्य प्रदेश में अवस्थित है, वहां मौजूद शिलालेख में अशोक को महाराजकुमार कहा गया। क्या कहा गया? महाराजकुमार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला, अशोक के अभिलेखों में राज्याभिषेक के वर्ष से ही उसके शासनकाल की घटनाओं की गणना की गई। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। अशोक के अभिलेखों में याद रखिएगा जो राज्याभिषेक का वर्ष था, यानी कि 269 बीसी, राज्याभिषेक का जो वर्ष है वो कौन सा है? 269 बीसी। और अशोक के बारे में जो भी जानकारी मिलती यहाँ से ही हम लोगों को देखने को मिलता है ना। जो भी घटनाओं, शासन काल की घटना जब से बताया गया है अशोक के शासन का पहला वर्ष, तो पहला वर्ष 269 से ही शुरू होता है, न कि 273 बीसी से, है ना। यानी औपचारिक रूप से, ऑफिशियली आप कह सकते हो अशोक का सत्ता में आया था 269 बीसी में, है ना। वही कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों में राज्याभिषेक के वर्ष से ही उसके शासनकाल की घटनाओं की गणना की गई है। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं।
वही चीज यहाँ पे शायद ये रिपीट हुआ दिखाई दे रहा है कि 273 से 269 ईसा पूर्व 4 वर्ष का काल सत्ता संघर्ष का काल रहा। अशोक का विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ, सेम है। विष्णु पुराण में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है और मास्की लघु शिलालेख में अशोक का नाम बुद्ध शाक्य मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, ये मैंने पहला हिस्सा आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है ना। इसके और 1 से 2 हिस्सा हम लेकर के आएंगे जिसमें सम्राट अशोक के संपूर्ण जीवन को आप कह सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने प्रस्तुत करने का, आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।